दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर यूरोप की बहुत सी ख़वातीन को जर्मन फ़ौजियों से ताल्लुकात रखने के जुर्म में सज़ा दी गई। फ़्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इटली जैसे ममालिक में उन्हें अवामी तौर पर ज़लील किया गया, उनके सर मूंडे गए, उन्हें मारा पीटा गया और मुआशरे ने उन्हें अलग थलग कर दिया। गद्दारी के इल्ज़ाम में उनकी सज़ा इस बात में फ़र्क नहीं करती थी कि उन्होंने महब्बत, मजबूरी या जबर के तहत ये ताल्लुकात कायम किए थे। ये नफ़रत सिर्फ उन तक महदूद नहीं रही। उनके बच्चे जो इन ताल्लुकात से पैदा हुए, दुश्मन के बच्चे के तौर पर जाने गए। नॉर्वे जैसे ममालिक में ये तसव्वुर आम किया गया कि वो ज़हनी कमी का शिकार हैं और उनके ख़िलाफ़ इम्तियाज़ को दुरुस्त साबित करने के लिए उन पर झूठे साइंसी मुतालियात किए गए। बहुत से बच्चों को गोद ले लिया गया, इदारों में बंद कर दिया गया, जिंदा रहने के लिए अपनी असल शनाख्त छुपाने पर मजबूर किया गया। आखिर क्यों जंग के बाद का इंतकाम उन ख़वातीन और उनके बच्चों पर इतनी बेरहमी से नाजिल हुआ? दुश्मन की ख़वातीन की तस्दीक, इंसाफ अज़ुल। औरत के जिस्म को कौमी शनाख्त की अलामत में बदल दिया गया, एक ऐसा इलाका जहां दुश्मन ने अपनी ताकत और मर्दांगी को साबित करने के लिए गैर इंसानी अमाल के ज़रिए अपना तसल्लुत कायम किया। इन तरीक़ों में औरतों के सर मुंडवाना एक गहरे अलामती मफ़हूम का हामिल बन गया। ये उनकी निस्वानियत को छीनने और उनके जिस्मों पर कब्ज़े की एक शक्ल थी। ये सज़ा सिर्फ जिस्मानी नहीं थी बल्कि अवामी तज़लील भी थी। उनके जिस्म जंग के मैदान बन गए, एक ऐसा कैनवस जहां फ़ातेह ने अपनी फ़तह का पैगाम छोड़ा। मर्दों के लिए इस अमल के पीछे दोहरा मकसद था, अपने लोगों के सामने फ़तह को ज़ाहिर करना और दुश्मनों की शिकस्त को निशान ज़द करना। तनाज़ो के ज़माने में ज़िंदा रहने की जिदोजहद ने कई ख़वातीन के फ़ैसलों को मुतय्यन किया। कुछ ने काबिज़ अफ़वाज की मौजूदगी से फ़ायदा उठाया ताकि शदीद क़िल्लत के दौर में फ़ायदे हासिल किए जा सकें। जहाँ कुछ ने महज बका के लिए ये ताल्लुकात कायम किए, वहीं दीगर नज़रियाती तौर पर नाज़ी हुकूमत से हम आहंग हो गईं, ख़ास सियासी अक़ीदे से या ताकत की ख्वाहिश से। कुछ ऐसी भी थीं जो महाज पर भेजे गए मर्दों की गैर मौजूदगी में तन्हा रह गईं और काब्ज़ों से ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर हुईं, यहाँ तक कि अपने ख़ानदानों को पालने के लिए जिस्म फ़रोशी का सहारा लिया। फ़्रांस में जिन ख़वातीन पर जर्मन फ़ौजियों से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा, उन्हें उफ़क़ी ताउन की मुर्तकिब करार दिया गया, एक इस्तिलाह जो काबिज़ फ़ौज के अरकान से जज्बाती या जिनसी ताल्लुकात को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती थी। दुश्मन से इस किस्म का राब्ता गद्दारी तसव्वुर किया जाता था, क्योंकि यह कौमी शनाख्त से दस्तबरदारी के मुतरादिफ समझा जाता था। मौरख़ीन ने मुख्तलिफ़ सूरत हाल को दस्तावेज़ किया है जो इस किस्म के ताउन में शामिल थीं। जर्मनों से मुसलसल ताल्लुक़ रखना, उन्हें किसी किस्म की खिदमत मुहैया करना, उनके साथ खाना खाना या सिर्फ उनके साथ चलना काफ़ी था कि इन ख़वातीन को गद्दार करार दिया जाए। ताउन का इल्ज़ाम लगाकर ख़वातीन को सज़ा देना सिर्फ फ़्रांस तक महदूद न रहा, बल्कि ये रुझान इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसे ममालिक तक फैल गया। ख़ास तौर पर 1943 से 1945 के दरमियान, जब इत्तेहादी अफ़वाज ने मकबूजा इलाक़ों की बाज़ियाबी शुरू की। अगरचे सज़ा के मुख्तलिफ़ तरीक़े मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुमायाँ और आम तरीक़ा सर मुंडवाना था। तख़मीना है कि तकरीबन 20,000 फ़्रांसीसी ख़वातीन को इस तज़लील का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ बाल काटे ही नहीं गए, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें बरहना करके अवामी चौराहों पर ले जाया गया, जहाँ उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें अज़ियत दी गई। हुजूम की मौजूदगी इस किस्म की सज़ा में अहम किरदार अदा करती थी। इसका मकसद शर्मिंदगी को बढ़ाना और मुसल्लत करदा सबक को पुख्ता करना था। सर मुंडवाने के अलावा बाज़ औक़ात उनके जिस्मों पर नाज़ी निशानात ऐसे जुमले लिखे जाते जैसे जर्मनों की फ़ाहिशा। इन अफ़ाल का मकसद ये था कि मुल्ज़िमा की हर किस्म की इज़्ज़त को ख़त्म किया जाए और ये तासुर दिया जाए कि उनके जिस्म नाकाबिल मुआफ़ी गद्दारी के ज़िम्मेदार है। जिस्म को मुक़द्दस तसव्वुर नहीं किया जाता, जिससे मनवाई गई औरत अपनी निस्वानियत के निशानात को छुपाने से कासिर रहती है। जो अज़ियत वो बर्दाश्त करती है, वो इसकी अंदरूनी इख़लाक़ी बदसूरती की अक्कासी करती है। मुआविन ख़वातीन को दी जाने वाली सज़ा किसी तहरीरी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी पर नहीं, बल्कि मुआशरती अक़दार की तौहीन पर मबनी थी। सर मुंडवाने का अमल कदीम जुड़े रखता है और सियासी व अस्करी बहरान के लम्हात में बार बार सामने आया है। दूसरी जंग अजीम के बाद ये सज़ा इन तमाम कौमों में लागू हुई जो जर्मन कब्ज़े में रही थीं।
नॉर्मंडी में उतरने के बाद ये सज़ा फ्रांस और इटली में आम हो गई और बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, यूगोस्लाविया, पोलैंड और स्लोवाकिया में भी दोहराई गई। मुंडवाए हुए सरों वाली औरतों की तस्वीर इस दौर की तस्वीरी शहादत के तौर पर बाकी रह गईं। फ्रांस में इस सज़ा की सबसे नुमायां अलामत सिमोन टूसे थीं, जिनकी तस्वीर फोटो जर्नलिस्ट रॉबर्ट कीपा ने 16 अगस्त 1944 को ली। तस्वीर में नौजवान औरत सर मुंडवाए माथे पर सवासत्ती का बनी हुई दुश्मन हुजूम के दरमियान अपने जर्मन फौजी के साथ ताल्लुक से पैदा होने वाले बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। ये तस्वीर अमरीकी रिसाले लाइफ में शाये हुई और बाद अज़ां कई ज़राए इब्लाग में दोहराई गई। कब्ज़े के दौरान टूसे ने जर्मनों की खिदमत में मुतरज्जिम के दफ्तर में काम किया और नाज़ी नज़रियात से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली जमात से हमदर्दी रखती थीं। ताहम उनका सबसे बड़ा कसूर एक जर्मन फौजी ईरिश गोट से मोहब्बत करना था, जिससे उनकी एक बेटी भी हुई। वो उम्र में 32 बरस का उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन जंग ने उन्हें जुदा कर दिया। वो रूसी महाज पर भेज दिया गया और वो खुद 26 महीने कैद में गुजारने पर मजबूर हुईं। मंडवाई गई ख्वातीन एक बहाल शदा मर्दांगी की अलामत बन गईं, जो एक ऐसे तनाजुर में जिन्सों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती थीं जहां मर्द जंग में शिकस्त खाकर अपनी कौम का दिफा ना कर सके। 1968 में कारकुन एलिज़ाबेथ कैडी स्टिंटन, जो निस्वानी तहरीक की बानी समझी जाती है, ने कहा कि मर्दाना उनसर तबाही जंग और लालच का मजहर है, जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में बदहाली और तकलीफ पैदा करता है। यूरोप की आज़ादी एक ऐसा मरहला था जो मुतज़ाद जज्बात से भरा हुआ था। कुछ फतह का जश्न मना रहे थे तो दूसरों को खौफ और दुख का सामना था। इज्तिमाई खुशी को मजबूत बनाने के लिए मुआशरे ने जर्मन फौजियों से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वातीन पर अपना गुस्सा उतारना शुरू किया। इंतकाम उन पर उतारा गया जो तनाज़ों के दौरान अवामी मकामात पर उन अफराद से मोहब्बत का इजहार करते हुए देखी गईं जिन्हें दुश्मन तसव्वुर किया जाता था। जंग के दौरान निजी और सियासी के दरमियान हद धुंधला गई और मोहब्बत को गद्दारी में तब्दील कर दिया गया। ये करीबी ताल्लुकात अवामी तौर पर नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो बदनामी का सबब बनते थे। बहुत सी ख्वातीन के लिए ये ताल्लुकात जज्बाती थे, महज बेएहतियाती का नतीजा। हॉलैंड में उन्हें मोफिन मेडन, बेल्जियम में ओ मोफिन हुईरन और फ्रांस में ओ फैम्स इबुख कहा जाता था। ये सब अल्फाज शदीद तहकीर पर मबनी थे। अवाम में सर मुंडवाना एक ज़िल्लत आमेज़ अमल बन चुका था। इस सज़ा के नफाज के लिए एक दकीक अमल की ज़रूरत थी। मकबूजा इलाके के इख्तिताम से पहले ये कार्रवाइयाँ खुफिया तौर पर की जाती थीं, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्ज़िमान को अवाम के सामने लाया जाता और खिले मकामात पर उनका मुजाहरा किया जाता था। ये कार्रवाइयाँ बड़ी मंसूबाबंदी के साथ की जाती थीं और उनमें एक सरकारी नौयत की झलक थी। मुसल्लह मर्द घरों में दाखिल होकर मुतासरीन को ज़बरदस्ती बाहर निकालते, उनके सर मुंडवाए जाते, कभी कभार उन पर नाजी अलामात भी सब्त की जाती थीं। कुछ केसों में उन्हें कुकिंग गुम और परिंदों के पर लगाकर बगैर कपड़ों के सड़कों पर मार्च करने पर मजबूर किया जाता था, जबकि अवाम उन पर हंसते और तमस्खुर उड़ाते। कुछ को मारा पीटा जाता, संसार किया जाता और हत्या के कत्ल भी किया जाता था। ये सज़ा छोटे छोटे इलाकों में भी दी जाती थी, जहां अवाम गवाह और शरीक जुर्म के तौर पर मौजूद होती थी। इसमें सिर्फ मुज़ाहमती ग्रुप के अरकान ही नहीं, बल्कि तमाम उम्र के आम अफराद भी शरीक थे। ताउन का एक मशहूर मिसाल कोको चैनल का था, जिसकी कहानी नाजियों के साथ उसके ताल्लुकात से जड़ी हुई थी। मशहूर डिज़ाइनर ने जर्मन एजेंट हांस गिंटर वान डंकलीज से गहरा रिश्ता कायम किया था, जो पेरिस में जर्मन सिफारतखाने में काम करता था और हिटलर के करीब तरीन लोगों में शामिल था। जंग से पहले वो इससे राब्ते में थी और कब्ज़े के दौरान उन्होंने रिट्स होटल में एक ऐशो आराम से भरा स्वीट शेयर किया। कुछ नज़रियात के मुताबिक चैनल ने जर्मनों के लिए मुखबिर का काम किया। जंग ने इसके कारोबार को नहीं रोका, बल्कि इसके लिए नए मौके पैदा किए। चैनल कंपनी, जो ज़्यादातर यहूदी ख़ानदान वीरथाइमर की मलकियत थी, एंटी मंज़म कवानीन की वजह से मुतासिर हुई, जिसकी वजह से डिज़ाइनर को कंपनी का कंट्रोल हासिल हो गया। वीरथाइमर के ख़ानदान के फ़रार और उसके नाज़ी ताल्लुकात के ताउन से इसने कंपनी पर अपना कब्ज़ा कायम किया। फ्रांस की आज़ादी के बाद चैनल ने जवाबी कार्रवाइयों से बचना जाना। अपने आशिक के साथ वो स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हो गई, जहां वो 1904 तक रही। दिलचस्प बात यह है कि जब उसने अपनी ब्रांड को दोबारा हासिल करने का फैसला किया तो वीरथाइमर ही थे जिन्होंने इसे माली मुआवनत फराहम की। हुकूमत और उसके ज़वाल के तहत ख्वातीन
1943 से 1945 के दरमियान इटली ने शदीद तनाव और इनफरादी फैसलों का एक दौर देखा जिसने फाशिस्टों और उनके मुखालफीन दोनों को मुतासिर किया। जैसे जैसे जंग अपने इख्तिताम के करीब पहुंची, मुल्क एक गहरा नफसियाती और जज्बाती बोझ उठा रहा था जिसने आज़ादी के दौरान भड़कने वाली बर्बरियत को जन्म दिया। अवाम गुस्से से भरपूर ने इन अफराद को सज़ा देने का फैसला किया जिन्हें उन्होंने आमरीत के तहत बरसों के दुखों का जिम्मेदार समझा। इंतकाम को फाशिज़्म को जड़ से उखाड़ने और कौम के लिए एक नए दौर के आगाज़ का ज़रिया समझा गया। इसी तनाजुर में उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई जिन पर हुकूमत से ताउन का शुबा था, एक ख़ास पहलू इख्तियार कर गई। मुतअद्दिद वाक़यात रिकॉर्ड किए गए जिनमें उन ख़वातीन को सज़ा दी गई, हालांकि उनकी दुरुस्त तादाद का तयन मुश्किल है। तादाद से हटकर उन वाक़यात को उनकी तारीख़ी अहमियत की बना पर दस्तावेज़ी शक्ल दी गई और उन पर तहक़ीक़ की गई। ख़वातीन का सर मोंदना उन इलाक़ों में एक आम अमल बन गया जो जंग से मुतासिर थे, और ये सिलसिला 1945 के आखिर तक जारी रहा। उन ख़वातीन को जो इस तज़लील का शिकार हुईं, हमेशा हुकूमत की पुरजोश हिमायती नहीं कहा जा सकता था। कई ख़वातीन को महज इस वजह से सज़ा दी गई कि उनके फाशिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जर्मन फ़ौजियों यहाँ तक कि अमरीकी फ़ौजियों से ख़ानदानी जज़्बाती रवाबित थे। ये जुल्म उन बरसों की गालिब दुश्मनी की फ़िज़ा की अक्कासी करता है। 1922 में मुसोलिनी के इक़्तिदार में आने से लेकर जुलाई 1943 में इसके ज़वाल तक मुआशरे के कई हलकों में फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ी। इसकी माजूली के साथ उन लोगों के ख़िलाफ़ इंतकाम की लहर दौड़ गई जो इस हुकूमत से वाबस्ता समझे गए, चाहे वो दरअसल इसका हिस्सा रहे हों या ना हो। 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे में जमा होने वाले गुस्से ने इस इंतकामी जज्बे को हुआ दी। मुसोलिनी की माजूली के बाद इटली एक मैदान जंग बन गया। जर्मन जो पहले इत्तेहादी थे अब जारे बन गए। बादशाह विक्टर अम्मानुएल सिवम ने पित्रो बादोलियो को नई हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया, लेकिन नाज़ी अफवाज ने अमरीकी अफवाज की आमद तक मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया। अपने आज़ादी के किरदार के बावजूद कुछ हल्के अमरीकियों को भी एक और काबिज़ कुव्वत के तौर पर देखने लगे। फाशिज़्म का ज़वाल सिर्फ एक जाबिराना हुकूमत के ख़ात्मे का मतलब नहीं था, बल्कि 20 साल से ज़्यादा जारी तसल्लुत का ख़ात्मा भी था। अवामी गुस्सा ऐसे तरीक़ों के ज़रिए ज़ाहिर होने लगा जिन्हें कम पुरतशद्दुद तसव्वुर किया जाता था, जैसे कि ख़वातीन के सर मोड़ना। समझा गया कि ये इक़दामात ज़्यादा संगीन इंतकाम को रोकने और इज्तिमाई गुस्से को काबू में रखने में मदद देते हैं। कुछ मामलात में अदलिया ने उन कार्रवाइयों को अवामी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी करार देकर जायज़ ठहराया। ऐसा ही एक वाक़या बरगमू में पेश आया, जहां इस सलूक का शिकार एक औरत ने अपने हमला आवर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ताहम अदालत ने मुल्ज़िम को बरी कर दिया, ये दलील देते हुए कि ये सज़ा बड़े नुकसान से बचाव के लिए दी गई थी। जजों के नज़दीक अगरचे ये अमल ज़िल्लत आमेज़ था, लेकिन सर मोंदना एक ऐसी सज़ा थी जो ज़िंदगी और जिस्मानी सलामती जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करती थी। इक़्तिदार की लज़्ज़त, एक अदाकारा जो नाज़ी से मोहब्बत करती थी। अपने दौर में मशहूर अपनी खूबसूरती की तारीफ़ की जाती और अदाकारी की महदूद सलाहियत के बावजूद लिंडा बारो ने फ़िल्मी दुनिया में शोहरत हासिल की। इसका मुक़द्दर ताहम इसे अज़मत से महरूमी की तरफ ले आया और उसके दिन भूले गए थे। वो अपनी जवानी में स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा दिलकश शख्सियात में से एक थी, मगर वक्त के साथ वो कम अहम अदाकारा बन गई। लिडमिला बाबकवा के तौर पर पैदा होने वाली लिंडा बारो एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जहां फ़नून को अहमियत दी जाती थी। इसके वालिद मकामी सतह पर काम करते थे, जबकि इसकी वालिदा ओपेरा की गुलकारा थीं। इसकी बहन ज़ुरुका, जो ज़्यादा तालीमी तौर पर तरबियत याफ्ता और जिसका टैलेंट नाक़दीन की नज़र में काबिले तारीफ़ था, भी अदाकारी में ही थी। ताहम इसका कैरियर ज़हनी सेहत के मसाइल की वजह से रुका, जो उसके अफसोसनाक अंजाम का सबब बने। कहा जाता था कि अदाकारा में भी इसी नौयत की अलामात थीं, अगरचे कम दर्जे पर। पराग में मुख्तसर फ़नून अदाकारी की तरबियत हासिल करने के बाद बारो ने जल्द ही फ़िल्मी सनत में कदम जमा लिया। इसकी पहली फ़िल्म 1932 में रिलीज़ हुई, जब इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। अगले 2 सालों में इसने चेकोस्लोवाकिया में तकरीबन 20 फ़िल्में की और अपने मुल्क की सबसे मकबूल अदाकाराओं में शुमार होने लगी। इसकी शोहरत जल्द ही सरहदों तक पहुंची और 1935 में फ़िल्म बारक्रोल ने इसे अपनी मादर वतन से बाहर के दरवाजे खोले। इसे हॉलीवुड जाने की पेशकश भी हुई, लेकिन इसने यूरोप में अपने कैरियर को जारी रखने का फ़ैसला किया।
1936 में ताकतवर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी उफा ने इसे मुआहदा किया और वो जर्मनी मुंतकिल हो गई। इस दौरान इसके मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात के साथ रोमानिये हुए, जिनमें अदाकार गोसतो फरोलीच भी शामिल थे। ताहम इसकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब इसकी मुलाकात जोसेफ गोबेल्स से हुई, जो नाज़ी हुकूमत के प्रोपेगेंडा के वज़ीर और एडोल्फ हिटलर का करीबी साथी था। जो मुलाकात इब्तिदा में एक इत्तेफाकी वाक़या थी, वो एक ताल्लुक़ में बदल गई जो नाज़ी रहनुमा पर गहरा असर छोड़ गया। वक्त के साथ बारो ने बताया कि वो इस ताल्लुक़ की हकीकत को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाई थी और उसने गैर सियासी इरादों से इस ताल्लुक़ को अपनाया था। ताहम इसकी जर्मन रहनुमाओं के करीब होने की वजह से इसे ज़ाती और पेशा वराना फ़वाइद हासिल हुए। यहाँ तक कि हिटलर, जो फिल्मों का शौकीन था, ने इसे मुलाकात की दावत दी और उसको जर्मन शहरियत की पेशकश की। इस दौरान इसकी तस्वीर नाज़ीइज़्म से मजबूती से जड़ गई, जो बाद में इसके लिए महंगा साबित हुआ। इसे इस वक्त इस बात का इदराक नहीं था कि इस ताल्लुक़ का इसके मुस्तक़बिल पर क्या असर पड़ेगा। गोबेल्स के साथ इसके रोमान के आगाज़ के बाद 1936 में कशीदगी बढ़ने लगी। वक्त के साथ इसके ताल्लुकात पर सियासी दबाव बढ़ता गया और ये एक ऐसा मसला बन गया जिसे हिटलर ने बरारास्त हल करना पड़ा। गोबेल्स के दीगर नौजवान अदाकाराओं के साथ मुख्तसर रोमानी ताल्लुकात के बरक्स ये ताल्लुक़ गैर मुतवक्के तौर पर गहरा हो गया। चेक अदाकारा का गोबेल्स पर इतना असर था कि इसने अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और जापान में सफ़ीर के तौर पर नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बारो के साथ जाने का इरादा किया। ताहम हिटलर ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि वो अपने अहम इत्तेहादी को खोना नहीं चाहता था, ख़ास तौर पर इस वक्त जब म्यूनिख मुआहदे पर दस्तखत किए जा रहे थे, जिसके तहत जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा हासिल किया था। गोबेल्स के इस्तीफ़ा से बचने के लिए हिटलर ने बारो को मुक्त छोड़ने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ गोबेल्स की बीवी मैग्डा ने भी अदाकारा को वज़ीर की ज़िंदगी से अलग करने के फ़ैसले में अहम किरदार अदा किया। निजता बारो को अपने वतन वापस भेज दिया गया। जर्मनी में अपने वक्त के दौरान इसने 7 जर्मन ज़बान में फ़िल्मों में काम किया, जिनमें गैर मुल्की लहजे का कोई निशान नहीं था। इनमें से कुछ फ़िल्में नाज़ी हुकूमत के नज़रियात को बहुत ही बारीक अंदाज में पेश करती थीं, जैसे 1937 में, जहां इसका किरदार एक जर्मन जासूस से मोहब्बत करता था जो एक फ्रांसीसी के घर पनागुज़ीन था। चेकोस्लोवाकिया वापस आने के बाद इसका मुख अब वैसा नहीं था। ये नाज़ी हुक्मरानी के तहत एक ताबे रियासत बन चुकी थी जिसे प्रोटेक्टरेट ऑफ बोहेमिया एंड मोरेविया कहा जाता था। अगरचे जर्मनी में इसे फिल्मों में काम करने से मना किया गया था, लेकिन प्राग में इसकी फिल्मी कैरियर दोबारा शुरू करने पर इब्तिदाई तौर पर कोई रुकावट नहीं आई। बारो ने अपनी बुलंद मर्तबा समाजी ज़िंदगी जारी रखी, अपने आप को चेक सियासी अशराफिया और जर्मन रहनुमाओं से घेर लिया जो मुख को कंट्रोल कर रहे थे। इसके ताकत के अफराद के साथ ताल्लुकात गैर मामूली नहीं थे। एक वाज़े मिसाल इसका कार्ल हिरमन फ्रैंक के साथ ताल्लुक था, जो प्रोटेक्टरेट में मुख्तलिफ हैसियतों में काम करता था और बाद में जंगी जराइम के लिए फांसी दी गई। जर्मन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बारो ने अपने नाम से चेक को ख़त्म कर दिया और सिर्फ उबार इस्तेमाल किया। अगरचे इसका ताउन इसे कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रहने की इजाज़त देता था, जंग ने फिल्म की पैदावार को नुमायां तौर पर कम कर दिया। स्क्रीन पर मौक़े की कमी के बाइस इसने थिएटर की तरफ रुख किया और बार्नडवो और कई बार नेशनल थिएटर में किरदार हासिल किए। ताहम इसकी स्टेज परफॉर्मेंस हमेशा नाक़दीन के लिए खुश आइंद साबित नहीं हुई, जो इसकी फ़नकाराना तरक्की के उतार चढ़ाव को ज़ाहिर करती है। इसके काम के लिए अमूमी पजीराई मुस्बत थी, लेकिन इसकी अदाकारी इतनी ख़ास न थी कि इसे थिएटर के मैदान में गैर मामूली समझा जाए। कार्ल जीनसी के ग्रुप में वो अपनी बहन ज़ुरुका के मुतबादिल के तौर पर थी, जिसका स्टेज पर ज़्यादा टैलेंट था। थिएटर में इसका मुस्तकबिल गैर यकीनी था और प्रोटेक्टरेट में मौक़े की कमी, साथ ही चेक फिल्मी प्रोडक्शन में शिरकत पर पाबंदी ने 1943 में इसे मोसोलिनी के इटली में नए रास्ते तलाश करने पर मजबूर किया। अपने पहले दौरे में इटली में इसने 1942 और 1944 के दरमियान 6 फिल्मों में काम किया और अपनी ज़ुबानों की महारत का मुजाहरा किया। सिडनी की गवाही के मुताबिक, जिसने इसके फिल्मी काम का कुछ हिस्सा तज्ज़िया किया, ला फोरनरीना में, जो इस दौर की एक प्रोडक्शन थी, अगरचे इसकी अदाकारी शानदार नहीं थी, लेकिन बग़ैर लहजे के इतालवी ज़बान पर उबूर काबिल तहसीन था।
ताहम जब इत्तेहादी अफवाज इतालवी सरजमीन पर पेश कदमी करने लगे तो फिल्मी सनत मफलूज हो गई और अदाकारा को मजबूरना प्राग वापस जाना पड़ा। इसकी याददाश्तों की किताब हुडास फरार इसके ज़िंदगी भर के मुसलसल सफ़र का हवाला देती है। वापसी के कुछ ही अरसे बाद दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंची और चेकोस्लोवाकिया में हुकूमत की तब्दीली ने इसकी इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल दिया। मुमकिना नताइज को भांपते हुए वो अदाकार हांस अलब्रस के साथ जर्मनी फरार हो गई। दोनों ने अपनी तमाम तर अशिया के साथ बूरा का सफ़र एक कार में किया, लेकिन रास्ते में अमरीकियों ने उन्हें रोक लिया। इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए इसने जहनी बीमारी का ड्रामा किया और म्यूनिख के एक जहनी अमराज के मरकज़ में दाखिल हो गई। सितंबर 1945 में इसे प्राग से तलब किया गया और पहुंचने पर इसे मुकदमे का इंतज़ार करते हुए कैद कर दिया गया। हैरान कुन तौर पर इस पर नाज़ी क़यादत से ताल्लुकात का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, बल्कि थिएटर के डायरेक्टर बोयल परलिक की तरफ से एक जासूसी की शिकायत दायर की गई थी। मज़कूरा डायरेक्टर, जो प्रोटेक्टरेट के दौरान फराड के इल्ज़ाम में पहले ही कैद काट चुका था, जुज़वी तौर पर उसकी गवाही की बुनियाद पर मुजरिम करार पाया था और गालिबन बदला लेने के लिए सरगर्म था। बिलाखिर दिसंबर 1946 में अदाकारा को बेकसूर करार देकर रहा कर दिया गया। अहम कब्ज़े के दौरान जर्मन फिल्मी सनत में इसकी शिरकत ने इसे चेकोस्लोवाकिया में अदाकारी पर पाबंदी का सामना करना पड़ा और प्राग में इसकी रहाइश छीन ली गई, क्योंकि हुक्काम की जानिब से आयद करदा जुर्माना अदा न किया गया। रिहाई के बाद इसने आनक्को पीकी से शादी कर ली, जो थिएटर से वाबस्ता कारोबारी शख्सियत और कम्युनिस्ट वज़ीर दाखिला का भांजा था। इससे ताल्लुक़ ने शायद इसके माजी के ताउन पसंद किरदार के असरात को कम करने में मदद दी। 2 साल तक इसने अपने शौहर के साथ कठपुतली थिएटर में काम किया, यहाँ तक कि 1948 में कम्युनिस्ट हुकूमत के क़याम के बाद दोनों ऑस्ट्रिया हिजरत कर गए। जलावतनी ने इसे अर्जेंटीना, स्पेन और इटली ले जाया, जहां इसने अपनी फ़न्नी ज़िंदगी दोबारा शुरू की। इसने इटली में 5 फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किए, हस्पानवी सिनेमा में कदम रखा और अपनी लिसानी महारत को वसी किया। थिएटर में इसने ऑस्ट्रिया में और कई बार जर्मनी में अदाकारी की। 50 की दहाई से इसका करियर एक नई जिंदगी से दोचार हुआ। 1956 से 1957 के दरमियान इसने 7 हस्पानवी ज़बान की फिल्मों में मरकज़ी किरदार निभाया। 1956 में इसने पीकी से तलाक ले ली और 1970 में कट लिंडवाल से दूसरी शादी की, जो एक गायकोलॉजिस्ट था और 3 साल बाद इंतकाल कर गया। 60 की दहाई में इसकी फिल्मी मौजूदगी बतदरीज कम होती गई, हत्ता कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, सिवाय एक मुख्तसर किरदार के फिल्म पेट्रा वान कांट के तल्ख आंसू में, जो रीनर वर्नर फासबेंडर ने बनाई थी। 1999 में इसने दस्तावेज़ी फिल्म हिटलर की औरतें में हिस्सा लिया, जो इसकी फिल्मी ज़िंदगी की आखिरी झलक थी। लीदे 12वां साल 2000 में ज़ालिसबर्ग में 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। एक दिलचस्प वाक़या इसके उज़्व गोबल्स की ज़िंदगी पर असरात को नुमाया करता है। जंग के इख्तिताम के करीब वज़ीर तशहीर ने अपने ज़ाती रिकॉर्ड को तबाह करने का फ़ैसला किया। इसका मुआविन फ़ान होर्नौ बताता है कि जब वो तस्वीरों का एक मजमुआ देख रहा था तो एक पर रुक गया और पुकार उठा, यही तो एक खूबसूरत औरत है। जब असिस्टेंट ने तस्वीर को गौर से देखा तो इसने अदाकारा का चेहरा पहचान लिया। गोबल्स ने तस्वीर को चंद लम्हे तक घूरा, फिर इसे चाक करके आग में झोंक दिया और कहा, यह भी बाकी सब के साथ जल जाए। जंग के निशानज़दा जर्मन फौजियों के बच्चे। दूसरी जंग अजीम के दौरान बेल्जियम की कई ख्वातीन ने वीरमुक्त के फौजियों से ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में हज़ारों बच्चों की पैदाइश हुई। उन्हें जंग के बच्चे के तौर पर जाना गया क्योंकि उनका वजूद बरारास्त इस तनाज़े का नतीजा था। ज़्यादातर मामलात में ये ताल्लुकात जबरी नहीं थे, बल्कि जोड़ों के दरमियान हकीकी जज्बात का नतीजा थे। पहली जंग अजीम के बरक्स, जब जर्मनों ने शहरी आबादी में दहशत फैलाई थी, दूसरी जंग के दौरान जर्मन फौजियों को मकामी आबादी के साथ एहतराम से पेश आने का हुक्म दिया गया था। ख्वातीन पर ज़ियादती या हमले की सख्त सज़ा दी जाती थी। फौजियों को मकबूजा इलाकों की ख्वातीन से शादी की इजाज़त नहीं थी, जिसके बाइस ये ताल्लुकात खुफिया रहे। शादी का रिश्ता कायम न होने की सूरत में ख्वातीन तन्हा रह जाती और अक्सर समाज से अलग कर दी जाती। कुछ ने समाजी मुस्तरदगी से बचने और नॉर्मल जिंदगी की उम्मीद में अपने बच्चों को इदारों के सुपुर्द कर दिया, आगोद दे दिया।
दीगर ख्वातीन ने समाजी तहकीर और माली मुश्किलात के बावजूद बच्चों को अकेले पालने का फैसला किया। बहुत सी माँओं ने अपने बच्चों की असलियत छुपाना मुनासिब समझा। बच्चों के सवालात, जो अक्सर तजस्सुस और दूसरों की बातों से पैदा होते थे, माजी की एक दर्दनाक कहानी को याद दिलाते। उनके नसब की सच्चाई अमूमन जवानी में सामने आती। कुछ बच्चों ने अपने वालिद को तलाश कर लिया, जबकि दूसरों को कभी माँ बाप दोनों में से किसी को जानने का मौका ना मिला। नीदरलैंड्स में तहकीकात से पता चला कि 1940 से 1945 के दरमियान तकरीबन 1,40,000 ख्वातीन ने जर्मनों से राब्ता किया। इन ताल्लुकात से 13,000 से 15,000 बच्चे पैदा हुए, जो एक मुआनदाना माहौल में परवान चढ़े। वो न सिर्फ रद्द और हरासानी का शिकार बने, बल्कि उन्हें मुलाजमत और मौक़े के हुसूल में ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों का सामना भी करना पड़ा। उनकी माएँ, जिन्हें तौहीन आमेज़ तौर पर अमोफिन मेडन, जर्मनों की लड़कियाँ कहा जाता था, जंग के बाद भी सुकून ना पा सके। कुछ पर मुकदमा चलाया गया और कैद नज़रबंदी की सज़ा दी गई। दीगर को गद्दार करार देकर जबरी मशक्क़त के कैंपों में भेज दिया गया। कुछ ख्वातीन ब्रोन मुक फरार हो गईं और अपने बच्चों को भी साथ ले गईं। मीका डर्श का केस इस हकीकत का अक्स है। एक डिच माँ और जर्मन बाप की बेटी, वो जर्मनी में पैदा हुई जब जंग जारी थी। इसका बाप शदीद जख्मी होकर बीनाई खो चुका था और ख़ानदान वालिदैन के साथ रहता था। 1947 में इसके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद इसकी माँ इसे लेकर नीदरलैंड्स वापस आ गई। लेकिन यह सफ़र आसान न था। जंग से तबाहाल जर्मनी को उबूर करने में 3 दिन लगे और सरहद पर उन्हें उनके जर्मन नजाद होने की वजह से रद्द का सामना करना पड़ा। माँ बेटी मुश्किलात के बावजूद कानूनी तौर पर सरहद पार करने में कामयाब हुईं और एम्स्टरडैम में बस गईं। इस नए शहर में मोनिका की माँ ने एक डिच शहरी से दोबारा शादी कर ली और अपना पुराना माजी पीछे छोड़ दिया। कई बरसों तक बच्ची ने अपनी छुट्टियां अपने दादा दादी और फूफी के साथ गुजारी, यहाँ तक कि इसके माजी की यादें एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गईं। जर्मन जड़ों को छुपाने की कोशिशों के बावजूद इसे स्कूल में हरासा किया गया और अपने वालिद की शनाख्त से मुताल्लिक मुसलसल सवालात का सामना करना पड़ा। इस दबाव के तहत मोनिका ने खामोशी इख्तियार की ताका अपने जज्बाती तवाज़ुन को बचा सके। सन 2006 में इसने जिसका सर मंडवाया जा रहा है, इसे खामोश रहना चाहिए कि उन्वान से एक किताब में अपनी कहानी मंजर आम पर लाई, जिसमें इसने इन ख्वातीन की हकीकत का जायज़ा लिया जिन्होंने जंग के दौरान जर्मन फौजियों से जज्बाती ताल्लुकात कायम किए, और उन बच्चों की कहानियाँ जो इन ताल्लुकात से पैदा हुए। 6 साल बाद 2012 में इसने अपनी खुद नविश्त एक जर्मन लड़की की यादें शाये की, जिसमें इसने बचपन से हालैंड में दरपेश इम्तियाज़ और मुस्तरदगी का अहवाल बयान किया। इसकी गवाही अकेली न थी, बल्कि इन दीगर बच्चों की आवाज़ के साथ थी जिन्हें दुश्मन के बच्चे समझा जाता था। इन जज्बाती बयानात ने इस दूर पर एक मुख्तलिफ रोशनी डाली। बेरहम और जालिम जर्मन की जगह एक ज़्यादा इंसानी, मेहरबान और दिलकश दुश्मन का तसव्वुर उभर कर सामने आया। इन सफ़हात में उन बच्चों की कहानियाँ उभरती हैं जो अपनी नस्ल की वजह से निशानज़द थे, इन मोहब्बतों के साथ जो ख़ानदानों ने रद्द की और मुआशरे ने फरामोशी के सुपुर्द कर दें। यूं ही ये किताब एक बुनियादी सवाल उठाती है, जिन्हें दुश्मन समझा गया, उनकी नस्ल को जंग का बोझ क्यों उठाना पड़ा। दूसरी तरफ गिरलिंडा शीलिंग, जो एक फुल्लिमश माँ और जर्मन फौजी की बेटी थी, एक फ्रांसीसी ज़बान वाले माहौल में पली बढ़ी। 2007 में जब उसकी माँ ज़ईफ़ हो चुकी थी, इसने अपने वालिद का नाम कार्ल ज़ाहिर किया, जिससे गिरलिंडा की तलाश को नई तवानाई मिली। अपनी किताब को बच्चा दुश्मन की नस्ल 1940-1945 में मुसन्निफ़ा ने बयान किया कि जब उसके नाना नानी को पता चला कि उनकी नवासी जर्मन की बेटी है, तो वो खौफज़दा हो गए। लोवेन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान ने पहली जंग अजीम अपनी आंखों से देखी थी और अपनी बस्ती को जर्मन हमला आवरों के हाथों बर्बाद होते देखा था। उन्हें बखूबी इल्म था कि इन ख्वातीन के बच्चों के साथ कैसा सलूक होता है जो दुश्मन फौजियों का शिकार बनी थीं, इसीलिए वो अपनी बेटी और नवासी के मुस्तकबिल से खाइफ थे। ये किताब 70 बेल्जियम बच्चों की शहादतों को इकट्ठा करती है, जिन्होंने जंग देखी और पहली बार अपनी ज़िंदगी भर की महरूमियों को बयान करने की हिम्मत की। उन कहानियों में अक्सर बच्चे अपने जर्मन वालिदैन को आइडियलाइज़ करते थे, इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन उन्हें इस तल्ख़ हकीकत से बचा लेंगे जो उन्हें झेलनी पड़ी। हालांकि ज़्यादातर मामलात में ये उम्मीद दम तोड़ गई। ये सवाल जो इस काम में उठाया गया है वो वाज़ेह है, क्या बेल्जियम की ख्वातीन वाकई जर्मनों को हमला आवर और दुश्मन समझती थी?
शीलिन के किए गए इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर जवाब कुछ मुख्तलिफ लगता है। बहुत से मामलात में उन्हें जुल्म करने वाले के तौर पर देखने के बजाय वो उन्हें पुरकशिश नौजवानों के तौर पर बयान करती थीं, जिनके आदाब नफीस और लिबास बेऐब थे, जो मकामी मर्दों की खुरदरी तबीयत और कम सखावत के मुकाबले में एक नुमाया फ़र्क था। इसी मौजू के अंदर एबा की एक गुलकारा का केस और नॉर्वे में एक मुतनाज़ा तजर्बा इस कहानी के एक और पहलू को उजागर करते हैं। 15 नवंबर 1945 को अनफर्ड लिंस्टाड का जन्म हुआ, 6 माह बाद, जब दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंची थी। इस वक्त थर्ड राख की अफवाज नॉर्वे से निकल रही थीं। बाद अज़ां 5 साल तक इसने इस मुल्क को कब्जे में रखा था। इसकी वालिदा, एक नौजवान गैर शादीशुदा खातून सुनी, ने इसे अकेले पालने की कोशिश की, जबकि वो अपनी कम्युनिटी के रद्द अमल का सामना कर रही थी, जो बीवरकसन में रहती थी। गांव के लोगों के लिए वो दीगर ख्वातीन जो जर्मन फौजियों से जड़ी हुई थीं, उन्हें गद्दार समझा जाता था। अहम इसकी वाहिद गलती ये थी कि इसने 16 साल की उम्र में एल्फ्रेड हासे नाम के एक फौजी से मोहब्बत की। इसी ताल्लुक से अनफर्ड पैदा हुई, जो एक नाजी प्रोग्राम का हिस्सा थीं, जो हाइनरिक हिमलर के जरिए चलाया गया था। इस मंसूबे का मकसद आर्याई खुसूसियात वाले बच्चों की अफजाइश को फ़रोग़ देना था और फौजियों को ऐसी औरतों से नस्ल बढ़ाने की तरगीब देना था जो नस्ली तौर पर अमुनासिब समझी जाती थीं। ये सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि कब्ज़ा शुदा इलाकों में भी नाफिज किया गया था। नॉर्वे में सुनी, जो अलग थलग और इफलास में ज़िंदगी गुजार रही थी, ने अपनी बेटी का नाम अनफर्ड लिंस्टाड रखा। दहाइयों बाद दुनिया इसे फ्रेडा के तौर पर पहचानने लगी, जो एबा की एक अलामती आवाज़ों में से एक बन गई। फ्रेडा का भूला हुआ माजी, जलावतनी और शोहरत के दरमियान एक जिंदगी। अनफर्ड लिंस्टाड की मां ने अपनी बरादरी में कई साल अजियत और रद्द का सामना किया। कहा जाता था कि इसका हमल सिर्फ खुराक के एवज एक लेन देन का नतीजा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो एक जर्मन नौजवान सिपाही अल्फ्रेड हासे से शदीद मोहब्बत करती थी। ताहम जब दूसरी जंग अजीम इख्तिताम को पहुंची, वो बगैर कोई सुराग छोड़े गायब हो गया और वो दोबारा कभी इससे ना मिल सकी। नाज़िज़्म की शिकस्त के बाद जर्मन फौजियों के बच्चों के खिलाफ दुश्मनी इंतहाई सतह पर पहुंच गई। नॉर्वेजियन हुकूमत की जानिब से इन फौजियों के बच्चों और उनकी गैर शादीशुदा माओं की हालत का जायज़ा लेने के लिए मामूर माहिर नफ्सियात ने एक अफसोसनाक रिपोर्ट जारी की। जिन ख्वातीन ने दुश्मन से ताल्लुकात रखे, उन्हें कम फहम, समाजी तौर पर गैर मुताबकत पजीर और हता के ज़हनी माजूर करार दिया गया। अनफर्ड इन तकरीबन 12,000 बच्चों में से एक थी जो नॉर्वे में नाजियों के लीबीनसबॉर्न प्रोग्राम के तहत पैदा हुए, एक ऐसा मंसूबा जो आर्याई नस्ल के फ़रोग़ के लिए बनाया गया था। अहम तीसरे राख के ख़ात्मे के साथ ही ये मंसूबा मनसूख कर दिया गया। इसके नतीजे में हज़ारों बच्चों को नफ्सियाती अस्पतालों में बंद कर दिया गया, जबकि बहुत से दीगर ख़ानदानों समेत मुकबदर कर दिए गए। उन्हें मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ख़तरा करार दिया गया। 2 बरस की जिल्लत और समाजी बेदखली के बाद सन्नी लिंस्टाड ने अपनी बेटी के साथ फरार होने का फैसला किया। अपनी वालिदा आर्टी के साथ वो स्वीडन चली गईं, माजी के साए से दूर एक नई शुरुआत की तलाश में। बदकिस्मती से फ्रेडा की मां मुंतकली के चंद माह बाद ही वफात पा गई। अगरचे इसकी मौत को गर्दों की नाकामी करार दिया गया, लेकिन करीबी लोग कहते हैं कि उदासी और तन्हाई ने इसकी हालत को मजीद खराब कर दिया। फ्रेडा की परवरिश इसकी नानी आर्टी के हाथ में आ गई, जो एक पुरज़्म औरत थी और जिसने इसकी मौसीकी से मोहब्बत को परवान चढ़ाया। मामूली आमदनी के बावजूद, जो वो बतौर दर्जी हासिल करती थीं, उन्होंने किस्तों में एक पियानो खरीदा ताकि उनकी नवासी अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दे सके। उनकी मेहनत जल्द रंग लाई। 16 बरस की उम्र में वो स्टेज पर बेहद पुरएतमाद दिखाई देती, इसकी आवाज़ सामेईन को मसहूर कर देती और मौक़े इसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। अपनी करिश्माती शख्सियत और गुलकारी की सलाहियत के बाइस वो स्वीडिश मौसीकी की सनत की नज़रों में आ गई और टीवी मुकाबलों में मकबूलियत हासिल करने लगी। बचपन से फ्रेडा को ये बताया गया था कि इसका बाप एक जहाज़ के हादसे में मर चुका है और इसे लीबीनसबॉर्न प्रोग्राम की हकीकत का इल्म न था। ताहम जब वो एबा के साथ कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी और बीनी एंडरसन से रूमानी ताल्लुक़ में थी, एक जर्मन मद्दा ने इसे एक चौंका देने वाला राज बताया। इसका बाप जिंदा था। अल्फ्रेड हासे, जो जर्मनी में एक नई जिंदगी के साथ एक और ख़ानदान बना चुका था और बतौर पेस्ट्री शेफ काम कर रहा था, मुलाकात पर आमादा हुआ। बीनी ने इस मुलाकात का इंतज़ाम किया,
लेकिन जिस मिलाप का इसने तसव्वुर किया था वो वैसा ना निकला। वालिद से इसका ताल्लुक कभी मुस्तहकम ना हो सका। अगरचे इस खबर ने इसे हिलाकर रख दिया, वक्त ने साबित किया कि यह मुलाकात महज एक रस्मी वाक़या थी। इस जज्बाती बुहरान के बीच इसका रिश्ता बीनी के साथ कमज़ोर होने लगा। अपने 2 बच्चों की हिमायत के बावजूद वो शदीद अफसुर्दगी में चली गई। वक्त गुजरने के साथ वो कभी कभार अपने बाप से मिली, लेकिन उनके दरमियान कभी जज्बाती रिश्ता कायम ना हो सका। एक इंटरव्यू में इसने कहा, मैं इससे मोहब्बत नहीं कर सकती जैसे वो मेरे बचपन में मौजूद रहा हो। अल्फ्रीड हासिद फरवरी 2009 को इंतकाल कर गया, बगैर उसके कि इसने अपनी बेटी से हकीकी रिश्ता कायम किया हो। फरेडा ने अपने बचपन के जख्मों को पीछे छोड़ने की कोशिश की और अपने माजी पर खामोशी इख्तियार कर ली। 1981 में बीनी से तलाक के बाद इसने शहजादा हाइनरिश रूज़ूरियोस फान प्लावेन से शादी की, जो जर्मन शाही खानदान का फर्द था। इस शादी ने इसे शाही खानदान में दाखिल होने और इसकी शहजादी आलिया अनाफ्रीड रियोस काउंटेस ऑफ प्लावेन का खिताब हासिल करने का मौका दिया। दुश्मन की माएँ, तहफ़्फ़ुज़ और रद्द-अमल के दरमियान। नाज़ी हुक्काम अपने फ़ौजियों पर सख्त निगरानी करते थे, यहाँ तक कि ज़ाती सतह पर भी। इस निगरानी के हिस्से के तौर पर वो जिनसी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए माने-हमल तरीक़े तकसीम करते और मकबूजा इलाकों में फ़ौजियों की जिनसी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए बदकारों के मराकज़ कायम करते थे। इन इक़दामात के बावजूद जंग के महाज पर कई जवानों ने मकामी औरतों से जज्बाती ताल्लुकात शुरू किए। अक्सर ये एक तरीक़ा था कि वो आयद करदा नज़्म व ज़ब्त को चैलेंज करें, तनाज़ा के दरमियान सुकून तलाश करें। जंग का जज्बाती असर इस बात का सबब बना कि ये ताल्लुकात सिर्फ सतही नहीं थे, बल्कि ये तबाही और इंतशार के दरमियान गहरी मोहब्बत की तलाश की कोशिश थे। ताहम उन ताल्लुकात की शनाख्त हर मुल्क के समाजी और सकाफ़ती सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक मुख्तलिफ थी। मिसाल के तौर पर नॉर्वे में ये अक़ीदा फैल गया था कि जर्मन वालिदैन के बच्चे ज़हनी मसाइल रखते हैं। नफ्सियात दान ओरल ओडिगार्ड जिन्होंने इन ख़वातीन का मुताला किया था, जिन्होंने जर्मन फ़ौजियों के साथ ताल्लुकात कायम किए, ने अंदाज़ा लगाया कि उन हालात में पैदा होने वाले बच्चों में से निस्फ़ से 60% किसी न किसी किस्म की ज़हनी तरक्की से मुताल्लिक़ तशख़ीस रखते थे। ताहम ये नताइज इम्तियाज़ी सलूक और हमला आवरों की नस्ल के ख़िलाफ़ दुश्मनी से मुतासिर थे। बहुत से केसेस में उन बच्चों को नफ्सियाती इदारों में भेजा गया और उन्हें मुआशरती तौर पर इंज़माम करने के काबिल न समझा गया। हिमायत और समझौते के बगैर वो उन केयर मराकज़ में तन्हा रह गए जहां उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। एम्स्टरडैम में ऐसे हस्पताल मौजूद थे जहां वो ख़वातीन जो जर्मन फ़ौजियों के साथ ताल्लुकात रखती थीं, बच्चे पैदा कर सकती थीं, बशर्ते कि वो नेशनल सोशलाज़त पार्टी की ख़वातीन की तंजीम से वाबस्ता हों। नाज़ियों के लिए बेल्जियम और नीदरलैंड की माँ से पैदा होने वाले बच्चे आरियाई नस्ल उनका हिस्सा समझते गए, जिससे उन्हें अपने ख़ानदानों के साथ रहने आगोद लेने की इजाज़त मिलती थी। मुकाबले में मशरक़ी यूरोप के मकबूजा इलाकों में इंतखाब का मेयार नाज़ी हुक्काम की जानिब से आयद किया गया था। अगर बच्चा जिस्मानी मेयार पर पूरा नहीं आतरता था तो इसे माँ से अलग कर दिया जाता और गोद ले लिया जाता था। उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक बच्चे की पैदाइश के बाद भी जारी रहा। नीदरलैंड के हस्पतालों में कुछ को तौहीन के साथ पेश आते हुए और कुछ जचगी के कमरे में ऐसे कतबे लगाए जाते थे जो डॉक्टरों और नर्सों को ये खबरदार करते थे कि वो जर्मन फ़ौजियों से जड़ी ख़वातीन का इलाज करने के बाद अपने हाथ धोएं। इन मर्दों और उनकी नीदरलैंड की बीवियों के दरमियान शादियां बहुत कम हुईं। ज़्यादातर मामलात में ख़वातीन ने अपने बच्चों को तन्हा परवरिश दी, समाजी रद्द-अमल का सामना करते हुए और माशी मुश्किलात और उनके पीछे चलने वाले दाग के बावजूद अपने बच्चों को इज़्ज़तदार ज़िंदगी देने की कोशिश की। एम्स्टरडैम में सेंट ह्यूबर्टस इदारे ने कई सिंगल माओं और उनके बच्चों को पनाह दी। ताहम जंग के बाद इस इदारे ने जर्मन वालिदैन से पैदा होने वाले बच्चों को कबूल करने के लिए सख्त शराइत आयद की। उन्हें अपने असल नस्ब को छुपाना और अपना नाम बदल कर नीदरलैंड का वर्जन अपनाना पड़ा ताकि उनके माजी से कोई ताल्लुक ना दिखाई दे। मोनिका डीदरिक ने मुतअद्दिद केसेस का दस्तावेज़ किया जिनमें बाज़ बच्चों के नाम तब्दील किए गए या उन पर पाबंदी आयद की गई। कई मौक़े पर जब एक वालिद अपने बच्चे को कानूनी तौर पर तस्लीम करना चाहता था तो उसे अपने बच्चे को अपने नाम से रजिस्टर करने का हक़ नहीं दिया जाता था। इन दुश्मन के बच्चों को एक नापसंदीदा वजूद समझा जाता था जो एक ऐसे माजी की निशानदेही करते थे जिसे मुआशरा मिटाना चाहता था।
चूंकि वो कानूनी शादी में पैदा नहीं हुए थे, उन्हें वो हुकूक नहीं मिले जो दूसरे बच्चों को मिलते थे। हत्ता कि अपने खानदानों में भी उन बच्चों के साथ दूसरे बच्चों जैसा सलूक नहीं किया जाता था। ये बच्चे एक दुश्मनाना माहौल में बड़े हुए, अपनी माओं की शर्मिंदगी और रद्द अमल के साथ निशानजद हुए। वो अक्सर तमस्खुर, अवामी जिल्लत और इम्तियाजी सलूक का शिकार होते। एक सहाफ़ी ने की गवाही ली जिसने बताया कि इसकी बचपन की जिंदगी एक ऐसी गुनाह के साथ गुजरी जो कभी इसकी नहीं थी। इसकी मादरी दादी इसे शदीद नफरत करती थी क्योंकि वो नाजी फौजी की नस्ल से था और बार बार इसे सख्त सजाएं दी जाती जो इसके अर्द गिर्द लोगों के लिए तफरी का बाइस बनती थी, जो इस पर हंसते और इसे मजाक बनाते। जर्मनी में 1969 में गैर कानूनी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों के कानूनी हैसियत के हवाले से एक कानून मंजूर होने से पहले इन बच्चों को अपने हयाती वालिदैन से विरासत हासिल करने का हक नहीं था। उन्हें कानूनी तौर पर जायज़ नस्ल नहीं समझा जाता था। 1970 में कानून नाफिज होने के बाद जो बच्चे 1949 के बाद पैदा हुए थे उन्हें यह हक मिल गया। ताहम जो बच्चे इस तारीख से पहले बालिग हो गए थे वो इस हक से महरूम हो गए। विरासत के मुमकिना दावों के खौफ ने कई जर्मन खानदानों को उन जंग के बच्चों के साथ किसी भी राब्ते से इनकार करने पर मजबूर किया, जबकि रिश्तेदारों ने खौफ के बाइस किसी भी ताल्लुक से बचा। उन बच्चों की ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि उन्हें तस्लीम किया जाए और वो अपनी छीनी हुई पहचान को दोबारा हासिल करें। दुश्मन का खून, गुमशुदा बच्चे जो अपना माजी तलाश करते हैं। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के कई दहाइयों बाद बहुत से जर्मन फौजियों और फ्रांसीसी ख्वातीन के बच्चों ने अपनी असल की तलाश शुरू की। सालों तक उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाए रखी, लेकिन बिलाखिर उन्होंने अपनी कहानियां सुनाने और उन वालिदैन को तलाश करने का फैसला किया जिन्हें वो कभी जान ना सके। एक मिसाल डीलूर होफमान है, जिसने 2005 में जापाल पिकापर की किताब मलून बच्चे के अखबार ले फिगारो में इशाअत के बाद फ्रांस में ओ दिल बगैर सरहदों के नामी तंजीम के क़याम की तहरीक दी। ये तंजीम, जिसके तकरीबन 200 अरकान हैं, उन अफराद को इकट्ठा करती है जो फ्रांसीसी माओं और जर्मन फौजियों की औलाद है। ये इदारा उन्हें अपने माजी की बाज़याफ्त और दोहरी शहरियत के हुसूल के अमल में मदद फराहम करता है, जो जर्मन बांडस्टुग फ्रांसीसी कौमी असेंबली के ज़रिए मुमकिन होता है। इन तहकीकात में एक अहम नुक्ता बर्लिन का जर्मन दफ्तर है, जहाँ 1939 से फ़ौजी रिकॉर्ड महफूज है। ये मरकज़ हर साल तकरीबन 500 ऐसी दरख्वास्तें वसूल करता है जिनमें लोग अपनी जर्मन जड़ों की खोज करते हैं। शांटल ले करीक, जो ओ दिल बगैर सरहदों के की सेक्रेटरी भी हैं, खुद एक जर्मन फौजी की बेटी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अपनी असल को ना जानकर बड़ा होना उन्हें नामुकम्मल महसूस कराता था। मैं अपनी कहानी सुनाने में कामयाब हुई, लेकिन अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जवाबों के बगैर गुजारा। अगरचे हमारे लिए शायद अब देर हो चुकी हो, लेकिन हम दूसरों की मदद कर सकते हैं ताकि वो वही कुछ ना झेलें जो हमने झेला। हम चाहते हैं कि आज जो लोग इस सूरत हाल से दोचार हैं वो इसी तन्हाई का शिकार ना हों। जंग के बाद के अरसे में यूरोप ने इज्तिमाई याददाश्त से जर्मन फौजियों और मकबूजा इलाकों की ख्वातीन के दरमियान रोमानवी ताल्लुकात को मिटाने की कोशिश की। सरकारी बयानिया इस ख्याल को फ़रोग़ देता था कि ख्वातीन को दोबारा ख़ानदानी किरदार अपनाना चाहिए और माँ बनने पर तवज्जो देनी चाहिए। दुश्मन के साथ ताउन के मुतअद्दिद मुक़दमात में अहम इल्ज़ाम जज्बाती या जिनसी ताल्लुकात से जड़ा होता था, जो जंगी सियाक़ व सबाक़ से बरा रास्त ताल्लुक़ रखते थे। जब इत्तेहादी अफ़वाज ने मकबूजा ममालिक को आज़ाद किया तो बहुत सी ख्वातीन को जर्मन फ़ौजियों के करीब होने की पादाश में सज़ा दी गई। न सिर्फ उन्हें कौमी गद्दार करार दिया गया, बल्कि इन ताल्लुकात को रिवायती अखलाकियात और वफ़ादारी के उसूलों की तौहीन के तौर पर भी देखा गया। उन्हें अवाम के सामने जलील किया गया, उनके सर मोड़ दिए गए, उन्हें बरहना किया गया, मारा पीटा गया और लोगों के सामने तमस्खुर का निशाना बनाया गया, जैसे ये सब एक तमाशा हो। तज्ज़ियाकारों ने इस बात पर गौर किया है कि इन ख्वातीन ने जंग के दौरान दुश्मन से ताल्लुकात क्यों कायम किए। अगरचे इसके कई जवाब पेश किए गए, सबसे सादा और इंसानी वजह को अक्सर नज़रअंदाज किया गया, मोहब्बत। कुछ मकामी ख्वातीन ने जर्मन फौजियों से शदीद और ख़तरनाक रिश्ते कायम किए, जबकि दीगर ताल्लुकात वक्ती असत ही थे। कुछ नादान अजज़बाती थीं, जबकि बाज़ के तजर्बात ख़तरनाक आलमिया बन गए। लेकिन तारीख़ ने न सिर्फ इन रिश्तों बल्कि इनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी फरामोश कर दिया। ऐसे कई बच्चों के लिए बचपन मुश्किलात से भरा हुआ था,
जिसके नतीजे में गहरे जज्बाती जख्म बाकी रह गए। कुछ को यतीम खानों के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरे ऐसे घरों में पले जहां उन्हें रुसवाई और समाजी नफरत की अलामत के तौर पर देखा गया। वो माएँ जो तन्हा उन बच्चों की परवरिश करती रहें, हमेशा इम्तियाजी सलूक और दुश्मनी का सामना करती रहें, क्योंकि उनके ताल्लुकात उन लोगों से थे जिन्हें दुश्मन समझा जाता था। अगरचे आज़ादी के बाद के इन वाक़यात को इज्तिमाई याददाश्त से मिटाने की कोशिश की गई, मगर उन लोगों की गवाहियाँ जो जंग के बच्चे कहलाए जाने लगे, बतदरीज मंजर आम पर आने लगे। अब बहुत से अफराद अपनी शनाख्त दोबारा जोड़ने और इस बदनुमा दाग से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी उनका नहीं था। ये वाक़या जिसने पूरे यूरोप में जंग के दौरान असर डाला, उन ख़वातीन और उनके बच्चों के गिर्द मौजूद पेचीदा हालात की अक्कासी करता है। दूसरी जंग अजीम के असरात न सिर्फ जंग के मैदानों में ज़ख्म छोड़ गए, बल्कि इन हज़ारों ख़वातीन की ज़िंदगियों में भी जो जर्मन फ़ौजियों के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से सज़ा याफ्ता थीं। आज़ादी के बाद कौमी तामीर की ज़रूरत ने इंतकामी कार्रवाइयों की एक लहर को जन्म दिया, जहां इज्तिमाई गुस्सा उन लोगों के खिलाफ फूट पड़ा जिन पर उफ़क़ी ताउन का इल्ज़ाम था। सर के मंडाने अवामी ज़िल्लतों और तशद्दुद के ज़रिए इसे ख़त्म करने की कोशिश की गई जो कौमी शनाख्त के लिए एक तौहीन समझी जाती थी। ये ख़वातीन जो अक्सर औक़ात सिर्फ जंग के दौरान महब्बत तहफ़्फ़ुज़ की तलाश कर रही थीं, एक ऐसे मुआशरे का निशाना बन गईं जो सज़ा का मुतालबा कर रहा था। ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके ताल्लुकात फ़ौजियों के साथ महब्बत ज़रूरत हता के जबर के बाइस थे, नतीजा वही था, रद्दो अमल और अलग थलग करना। कुछ ख़वातीन ने गुमनामी में अपनी ज़िंदगियों को दोबारा बनाया, जबकि कुछ हमेशा के लिए शर्मिंदगी और ताक़ुब के दाग के साथ रह गईं। इन ताल्लुकात से पैदा होने वाले बच्चे भी इसी तरह की तकदीर का शिकार हुए। नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे ममालिक में उन बच्चों को बाद अज़ जंग की तारीख़ में एक धब्बा समझा गया। कुछ बच्चों को नफ्सियाती इदारों में दाखिल कराया गया, दूसरे अपनी शनाख्त से महरूम हो गए और उन्हें मुआशरती इंज़माम के लिए अपने असल नस्ब को छुपाने पर मजबूर किया गया। ये अक़ीदा के जर्मन खून उन्हें मुख्तलिफ बनाता था, इम्तियाज़, ज़ियादतियों और बुनियादी हुकूक से इनकार का सबब बन गया। अनफर्ड लिंगस्टाड जैसे केसेस जिन्हें मौसीकी में अपना कैरियर बनाने के लिए अपना माजी छुपाना पड़ा, आगिरुलिनड्डा शीलिन का केस, जो अपनी और दूसरे जंग के बच्चों की शनाख्त दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही थी, इस दाग के वज़न को ज़ाहिर करते हैं। इसी वक्त लिंडा बारो जैसे किरदार ये ज़ाहिर करते हैं कि नाज़ी रैम के साथ ताल्लुकात ज़िंदगी भर की सज़ा बन सकते हैं, चाहे ज़ाती इरादे कुछ भी हों। सालों के साथ उन बच्चों में से कुछ ने जवाबात तलाश करने की कोशिश की, अपनी तारीख़ को दोबारा तामीर करने और उन वालिदैन को तलाश करने की कोशिश की जिनसे वो कभी नहीं मिले। कॉर्ज़ोन सिन फ्रांटरस की तंजीम और फ़ौजी आर्काइव इस अमल में कलीदी साबित हुए हैं, जिसने जर्मन फ़ौजियों के नस्लों को उनकी असल का पता चलाने में मदद दी। ताहम इज्तिमाई याददाश्त अब भी एक ऐसी इंसाफ की कीमत पर कायम है जो बहुत से मामलात में इंतकाम से उलझ गई थी। उन ख़वातीन और उनके बच्चों की तकदीर एक गैर आरामदेह हकीकत को ज़ाहिर करती है, बाद अज़ जंग में अखलाकियात सज़ा देने के एक हथियार में तब्दील हो गई।